दिन था 16 दिसंबर 2000। माइकल विलियम्स AKA माइक सुबह सुबह डक हंटिंग के लिए फ्लोरिडा के लेक सेमिनोल जाता है। उस दिन उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी और जाने से पहले वो अपनी वाइफ डनीस से प्रॉमिस करता है कि वो दोपहर 12 बजे से पहले हंटिंग करके घर वापस आ जाएगा, जिसके बाद वो दोनों बाहर लंच के लिए जाने वाले थे। अब दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन माइक अभी भी घर नहीं पहुंचा था, जिसके बाद डनीस को थोड़ी टेंशन होने लगती है और वो जल्दी से अपने फादर और माइक के बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके उन्हें उसका पता लगाने के लिए कहती है। जैसे ही वो दोनों लेक सेमिनोल पहुंचते हैं तो उन्हें वहां माइक कहीं भी नहीं दिखता। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें माइक की गाड़ी जरूर दिखती है, लेकिन उसमें माइक नहीं था, जिसके बाद वहां पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस माइक को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। लगातार 1 साल तक चली इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जब उन्हें माइक नहीं मिलता तो पुलिस ये कहकर इस केस को क्लोज कर देती है कि हंटिंग करते टाइम लेक में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई है और उसकी बॉडी इसीलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि हो सकता है कि इस लेक में मौजूद एलिगेटर्स ने उसे अपना शिकार बना लिया हो। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर माइक की माँ बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी और वो आगे कई सालों तक अपने बेटे को जस्टिस दिलाने के लिए फाइट करती रही। खैर, कुछ साल बाद जब इस केस को दोबारा से रीओपन किया गया तो माइक के गायब होने की जो वजह पुलिस के सामने आई उसने सबको हिला कर रख दिया था और वो वजह जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेस केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड माइकल विलियम्स। अक्टूबर 1969 ये वो दिन था जब फ्लोरिडा में माइकल विलियम्स का जन्म हुआ था। उसके फादर जेरी विलियम्स एक बस ड्राइवर थे और उसकी माँ शेरिल एक डे केयर में काम करती थी। माइकल पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और उसके साथ साथ वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहा था, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर भी था। वहीं स्कूल में उसकी मुलाकात डनीस नाम की एक लड़की से होती है और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ईयर 1988 में हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद माइक को एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब मिल जाती है। माइक अपनी जॉब को लेकर इतना पैशनेट था कि वो कभी काम से छुट्टी तक नहीं लेता था। हाल ये था कि उसके बॉस को खुद आकर उसे छुट्टी के लिए कहना पड़ता। माइक अपने इसी हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से बहुत ही कम टाइम में अपनी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच चुका था। इसी दौरान ईयर 1994 में माइक अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड डनीस से शादी कर लेता है और शादी के ठीक 5 साल बाद यानी कि ईयर 1999 में उसकी बेटी एंसली का जन्म होता है। एंसली के जन्म के बाद माइक की लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन हुआ था। माइक एज अ फादर लाइफ को एंजॉय कर रहा था और उसे अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता था और पहली बार बाप बनने की खुशी माइक के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसकी बेटी के जन्म के कुछ ही महीनों बाद माइक के फादर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। अपने फादर को अचानक से खो देना माइक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस इंसिडेंट की वजह से उसके मन में एक डर बैठ गया था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, जिसके बाद वो इस बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रायन से बात करता है, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। ब्रायन के थ्रू माइक कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय करता है, जिसकी टोटल वैल्यू थी अराउंड $2 मिलियन। अब माइक टेंशन फ्री हो चुका था क्योंकि उसे इस बात की तसल्ली थी कि इन फ्यूचर अगर उसे कुछ होता भी है तो उसकी फैमिली को एटलीस्ट फाइनेंशियल स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ेगा। 16 दिसंबर 2000 ये वो दिन था जब माइक अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन लेक सेमिनोल में डक हंटिंग के लिए गया था। काफी देर वेट करने के बाद भी जब माइक घर पे नहीं पहुंचा तो उसकी वाइफ डनीस अपने फादर मिस्टर वॉल्ट और माइक के बेस्ट फ्रेंड ब्रायन को कॉल करके माइक का पता लगाने के लिए कहती है। मिस्टर वॉल्ट और ब्रायन जब लेक सेमिनोल जाते हैं तो उन्हें वहां माइक की गाड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, जिसके बाद वहां पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस बिना को देरी किए माइक को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। लेकिन 37,000 एकड़ में फैली एक लेक में किसी खोए हुए इंसान को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए पुलिस हेलीकॉप्टर्स की मदद लेती है ताकि माइक को आसानी से ढूंढा जा सके। 9 घंटे लगातार ढूंढने के बाद पुलिस को माइक की बोट मिल जाती है जिसमें हंटिंग का सारा सामान पड़ा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि माइक जब गायब हुआ तब तक उसने हंटिंग स्टार्ट नहीं करी थी और इसीलिए पुलिस को उसका सारा सामान एज इट इज बोट में मिला था। लेक में जिस जगह उसकी बोट मिली थी वहाँ कई सारे पुराने टूटे हुए पेड़ थे, जो कि आप इस पिक्चर में साफ देख सकते हो। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी जब पुलिस को माइक नहीं मिला तो उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि माइक की बोट गलती से इनमें से किसी एक पेड़ से टकरा गई होगी, जिससे वो अनबैलेंस होकर लेक में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। माइक को गायब हुए अब 1 दिन हो चुका था और अगले दिन यानी कि 17 दिसंबर को पुलिस जब माइक की बोट को अच्छे से चेक करती है तो वो नोटिस करते हैं कि बोट का गैस टैंक पूरी तरह से फुल था और इस बोट पर ऐसा कोई निशान तक नहीं था जिससे ये बात साबित हो सके कि उसकी बोट किसी पेड़ से टकराई थी।
काफी कोशिश करने के बाद भी पुलिस माइक को ढूंढने में नाकाम हो रही थी और फिर 26 दिसंबर को जाकर पुलिस को माइक की एक हैट पानी में तैरती हुई मिलती है, जिसके बाद वहां कुछ डाइवर्स को बुलाकर उस जगह को अच्छे से चेक किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। खैर, अब देखते ही देखते माइक को गायब हुए 2 महीने हो चुके थे एंड देन फरवरी 2001 में माइक के लिए जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसे बंद कर दिया जाता है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि माइक उस लेक में डूब चुका है और अब वो इस दुनिया में नहीं है और जरूर उसकी बॉडी को वहां मौजूद एलिगेटर्स ने अपना शिकार बना लिया है, इसीलिए उसकी बॉडी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई। पुलिस की इस थ्योरी पर बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन थी और उनमें से एक थी माइकल विलियम्स की मां शेरिल विलियम्स, जिसे ये लगता था कि माइक की मौत वहां डूबने की वजह से नहीं हुई है बल्कि उसके गायब होने के पीछे जरूर किसी का हाथ है। वहीं दूसरी ओर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना था कि माइक जब गायब हुआ तो वो विंटर्स का टाइम था और ये वो टाइम होता है जब एलिगेटर्स ना तो ज्यादा मूवमेंट करते हैं और ना ही कोई शिकार। वो पानी में अंदर रहकर अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं ताकि एक्सट्रीम कोल्ड में वो खुद को बचा कर रख सकें। वो इस थ्योरी को सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि अगर माइक की मौत एलिगेटर्स की वजह से हुई होती तो इसका कोई ना कोई प्रूफ उन्हें जरूर मिल जाता, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी एलिगेटर ने इंसान पे हमला किया है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस इंसान का कोई सुराग ही ना मिला हो। 2 जून 2001 माइक को लापता हुए अब 6 महीने हो चुके थे कि तभी उस दिन पुलिस को माइक के हंटिंग शूज और उसकी एक जैकेट उस लेक के ऊपर तैरती हुई मिलती है। जैकेट को अच्छे से चेक करने पर उन्हें उसमें माइक का हंटिंग लाइसेंस मिलता है। माइक का ये सामान मिलते ही उसे कोर्ट द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है और इसके बाद उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के सारे पैसे उसकी वाइफ डेनीस को मिल जाते हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद फ्लोरिडा पुलिस माइकल विलियम्स के केस को एक एक्सीडेंट कहकर क्लोज कर देती है, लेकिन दूसरी ओर शेरिल विलियम्स, जिसका एक जवान बेटा पिछले 6 महीनों से गायब था, वो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि माइक की मौत उस लेक में डूबने की वजह से नहीं हुई है और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो माइकल के गायब होने की असली वजह जानकर ही रहेगी। जिसके बाद शेरिल अपने बेटे माइक के पोस्टर्स को हाथ में लेकर फ्लोरिडा की अलग अलग जगहों पर जाकर प्रोटेस्ट करने लगती है। उसने कई जगह बिलबोर्ड्स पर भी माइकल के मिसिंग पोस्टर्स लगवाए और ऐसा करके वो इस केस को दोबारा से रीओपन करवाना चाह रही थी। लेकिन जब भी वो पोस्टर्स लेकर बाहर सड़कों पर निकलती तो ज्यादातर लोग उसे एक ऐसी औरत के तौर पर देखते जो अपने बेटे के गम में पागल हो चुकी है। लोगों की इन बातों का शेरिल पर कोई ज्यादा असर नहीं होता और वो उनकी परवाह किए बगैर अपने बेटे के लिए फाइट जारी रखती है। फरवरी 2004 पुलिस एक बार फिर माइक का केस रीओपन करती है और इस बार वो कुछ ऐसी चीजों को नोटिस करते हैं जो उनसे पिछली बार मिस हो गई थी। दरअसल जब उन्हें माइक की बोट मिली थी तो उस टाइम पे उसका इंजन तो ऑफ था, लेकिन उसका गैस टैंक अभी भी फुल था। ये चीज पुलिस को एक बार फिर से इस केस को एक नए एंगल से देखने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि इससे पहले पुलिस ये मानकर चल रही थी कि माइक एक्सीडेंटली लेक में गिर गया था और अगर ऐसा सच में हुआ होता तो बोट का इंजन ऑन रह जाता और उसकी वजह से गैस टैंक भी खाली हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और यही चीज इस केस का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। जिसके बाद पुलिस समझ चुकी थी कि माइक का गायब होना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है, जिसके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी था। वहीं दूसरी ओर माइक की वाइफ डेनीस अपनी बेटी एंस्ली के साथ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो ये बात मान चुकी थी कि माइक अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये था कि अब उसे अकेले ही अपनी बेटी को बड़ा करना था। माइक के जाने के बाद डेनीस और उसके बेस्ट फ्रेंड ब्रायन के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं कि ब्रायन माइक का वही बेस्ट फ्रेंड था जिसके थ्रू उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाई करी थी। खैर, ये 2005 में ब्रायन और डेनीस दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी शादी से माइक की मॉम शेरिल बिल्कुल भी खुश नहीं थी और दोनों की शादी के बाद उसने पब्लिकली ये कहना शुरू कर दिया था कि उसके बेटे माइक के गायब होने के पीछे डेनीस और ब्रायन का ही हाथ है। जब शेरिल इस बात को पुलिस के सामने रखती है तो पुलिस इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। असल बात तो ये थी कि ब्रायन और डेनीस के अगेंस्ट पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं था जिससे ये प्रूव किया जा सके कि माइक के गायब होने के पीछे उन दोनों का ही हाथ है। टाइम के साथ साथ ये केस एक बार फिर से ठंडा पड़ जाता है, लेकिन इस बार पुलिस इस केस को पूरी तरह से क्लोज नहीं करती। ईयर 2012 माइक को लापता हुए अब 11 साल हो चुके थे और पुलिस के झूठे वादों से तंग आकर शेरिल डिसाइड करती है कि अब से वो फ्लोरिडा के गवर्नर को रोज एक लेटर लिखकर उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि इस केस को FBI को सौंप दिया जाए। जिसके बाद वो रोज एक लेटर लिखती और उसे पोस्ट कर देती। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन गवर्नर उसके लेटर को जरूर पढ़ेंगे और उस माँ के दर्द को समझेंगे जिसने 11 साल से अपने बेटे को नहीं देखा है। खैर, वहीं दूसरी ओर ब्रायन और डेनीस की शादी भी ज्यादा देर तक चल नहीं पाई और साल 2015 में डेनीस कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर देती है
उन दोनों का केस कोर्ट में चल ही रहा था कि 5 अगस्त 2016 की शाम जब डेनीस कहीं बाहर जाने के लिए जैसे ही अपनी कार में बैठती है तो ब्रायन पीछे से उस पर गन पॉइंट करके उसे एक जगह चलने के लिए कहता है। डेनीस बिना कोई सवाल किए अपनी गाड़ी को उस जगह की ओर मोड़ लेती है जहां ब्रायन उसे चलने के लिए कह रहा था। वहां पहुंचकर जैसे ही डेनीस ब्रायन से बात करने की कोशिश करती है तो वो अचानक से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो जैसा कहेगी वो वैसा ही करेगा, और साथ ही वो रोते हुए उससे माफी मांग रहा था। बेसिकली वो डेनीस को अपनी लाइफ में वापस आने के लिए कह रहा था क्योंकि पिछले 4 साल से वो दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे थे। दरअसल ब्रायन एक सेक्स एडिक्ट था और वो रोज डेनीस को इस चीज के लिए तंग करता रहता और कई बार जब डेनीस उसे मना कर देती तो वो वायलेंट हो जाता। ब्रायन की इन्हीं हरकतों से तंग आकर डेनीस ने उससे अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन ब्रायन ऐसा नहीं चाहता था। वो पिछले 4 साल से डेनीस को मनाने में लगा हुआ था। उसने कई बार डेनीस से अपने किए की माफी भी मांगी थी, लेकिन डेनीस अब फैसला कर चुकी थी कि वो ब्रायन से किसी भी हालत में डाइवोर्स लेकर रहेगी। इसलिए ब्रायन उस दिन बिना कुछ सोचे समझे गन लेकर उसकी कार में बैठ गया और जब डेनीस ने उसे देखा तो वो उसके हाथ में गन देखकर डर गई थी। उसने किसी तरह ब्रायन को शांत करके उसे उसके घर पे ड्रॉप कर दिया, लेकिन उतरने से पहले ब्रायन ने उससे एक बार फिर से माफी मांगी और कहा कि वो आज से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे डेनीस को प्रॉब्लम होगी, और वो उम्मीद करता है कि वो आज के इंसिडेंट के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। ब्रायन को उसके घर पे ड्रॉप करने के बाद डेनीस सीधा पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है, जिसके बाद पुलिस द्वारा ब्रायन को किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस और डेनीस पे गन पॉइंट करने के लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं पुलिस को ब्रायन और डेनीस के ऊपर पहले से ही कहीं ना कहीं शक था कि माइक को गायब करने में इन दोनों का हाथ है, क्योंकि माइक के लापता होने के बाद डेनीस ने इजीली इस बात को मान लिया था कि माइक अब इस दुनिया में नहीं है, और इसके कुछ ही टाइम बाद दोनों ने शादी भी कर ली थी। इसलिए पुलिस ब्रायन से माइक के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद जब माइक को बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर डेनीस ने जो चार्जेस लगाए हैं उसके लिए तुम्हें 30 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ ही पुलिस उससे कहती है कि हम ये बात जानते हैं कि माइक को गायब करने में तुम दोनों का ही हाथ है, और एक ना एक दिन हम ये बात साबित करके रहेंगे, और जिस दिन ऐसा हो गया तो तुम्हें उसके लिए अलग से सजा सुनाई जाएगी, जिसका मतलब है कि तुम अपनी पूरी लाइफ जेल में काटने वाले हो। लेकिन अगर तुम माइक के केस में हमारी हेल्प करते हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें इस केस में कोई सजा ना मिले। पुलिस की ये बात सुनते ही ब्रायन थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि अगर ये बात है तो मैं माइक के केस को सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद माइक बताना शुरू करता है कि वो माइक और डेनीस को स्कूल टाइम से जानता था। ईयर 1997 में उसका डेनीस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हुआ, और उस टाइम पर ब्रायन खुद भी शादीशुदा था। डेनीस माइक के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो माइक के साथ इस रिश्ते में खुद को ट्रैप्ड महसूस करती थी। जब ब्रायन ने उसे माइक को डाइवोर्स देने के लिए कहा तो उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसे अपनी बेटी एंस्ली की कस्टडी माइक के साथ शेयर करनी पड़ती, और वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। साथ ही डेनीस ये बात अच्छे से जानती थी कि माइक ने अपने नाम पे लाइफ कवर ले रखा है, और अगर उसे कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस का सारा पैसा डेनीस को ही मिलने वाला था। वहीं जब ब्रायन की वाइफ केथी को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो वो ब्रायन से डाइवोर्स लेकर उससे अलग हो जाती है। इसके बाद डेनीस ब्रायन के साथ मिलकर माइक को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, जिसके बाद 16 दिसंबर 2000 के दिन ब्रायन माइक के साथ मिलकर डक हंटिंग के लिए जाता है। जैसे ही वो दोनों बोट लेकर लेक में थोड़ा दूर जाते हैं तो मौके का फायदा उठाकर ब्रायन माइक को धक्का देके लेक में गिरा देता है, जिसके बाद माइक किसी तरह वहां एक कटे हुए पेड़ को पकड़ लेता है ताकि वो खुद को डूबने से बचा सके। माइक ब्रायन को उसकी हेल्प करने के लिए कह रहा था, लेकिन ब्रायन उसी बोट में पड़ी माइक की एक शॉटगन से उस पे फायर कर देता है। गोली जाकर सीधा माइक के माथे पर लगी थी, जिससे उसकी वही मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रायन उसकी बॉडी को लेक से बाहर निकालता है और उसे माइक के घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पे ले जाकर उसकी बॉडी को दफना देता है। साथ ही माइक पुलिस को ये भी बताता है कि माइक को ढूंढते हुए जब पुलिस को उसकी हंटिंग शूज और जैकेट मिली थी, दरअसल उन्हें भी ब्रायन ने ही प्लांट किया था, ताकि सबको यही लगे कि लेक में डूबने की वजह से माइक की मौत हो गई है। खैर, इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला ब्रायन ही था, लेकिन इस प्लान को अप्रूव करने वाली माइक की खुद की वाइफ डेनीस थी। अब सारा सच पुलिस के सामने आ चुका था, जिसके बाद पुलिस ब्रायन की बताई हुई जगह पे जाकर वहां खोदना शुरू करती है और उन्हें वहां एक बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। जिसके बाद उसका डीएनए टेस्ट करा जाता है और डीएनए टेस्ट करने के बाद ये साफ हो चुका था कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि माइकल विलियम्स की है। 17 साल पहले गायब हुआ माइक फाइनली अब मिल चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अब जिंदा नहीं था। वहीं ब्रायन को डेनीस को किडनैप करने और उस पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उसे 20 साल की सजा सुनाई जाती है।
दूसरी ओर माइक के मर्डर के लिए मई 2018 में डेनिस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद कोर्ट में उस पर ट्रायल शुरू होता है और पूरे 6 महीने बाद दिसंबर 2018 में डेनिस को माइक के मर्डर के लिए उम्र कैद और मर्डर कॉन्स्पिरेसी के लिए 30 साल की अलग से सजा सुनाई जाती है। वहीं ब्रायन इस केस में स्टार विटनेस था और इसीलिए इस केस में उसे कोई भी सजा नहीं होती। ईयर 2020 डेनिस कोर्ट में अपील करती है और कोर्ट द्वारा उसकी उम्र कैद की सजा को ओवरटर्न कर दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट में ये बात प्रूफ नहीं हो पाई थी कि उसी ने माइक का मर्डर किया है। लेकिन हाँ, माइक के मर्डर को प्लान करने में जरूर उसका हाथ था और उसके लिए जो उसे 30 साल की सजा दी गई थी वो बरकरार रहती है। अब ब्रायन और डेनिस दोनों जेल में अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। कोर्ट द्वारा जब डेनिस की उम्र कैद की सजा माफ की गई तो शेरिल विलियम्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन आज फिर भी उन्हें इस बात की तसल्ली है कि उनके जीते जी उनके बेटे को इंसाफ मिला और उसके दोनों गुनहगार अब जेल में हैं। शायद माइक को कभी इंसाफ नहीं मिल पाता अगर उसकी माँ उसके लिए कंटिन्यूअसली फाइट नहीं करती। ये एक माँ की हिम्मत ही थी जो लोगों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी नहीं टूटी, क्योंकि इन 17 सालों में शेरिल विलियम्स ही वो इकलौती इंसान थी जिसे ये लगता था कि माइक की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी और इसीलिए वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी हिम्मत के साथ लड़ती रही। एंड फाइनली आफ्टर 18 years जस्टिस वाज सर्व्ड। इसी के साथ ही केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।